तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 अगस्त 2024 की और दिन है शुक्रवार का। शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसके लागू होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांट दे, ऊंच नीच का कारण बन जाए, तो ऐसे कानून का समाज में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूँगा और समाज की भी मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट भी बार बार चर्चा कर चुका है कि इस मामले में कानून बनाए जाएं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है या सेकुलर सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी जाति कुछ भी हो, लेकिन सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी राज्य में या किसी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका मतलब ये है कि शादी, तलाक या बच्चा गोद लेना या जो माँ बाप की संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर देश के सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेकुलर सिविल कोड देश में कब से लागू होगा, क्या इस पे कोई प्लान बन गया है या प्लान बन रहा है, लागू भी होगा तो क्या पूरे देश में एक साथ लागू होगा या धीरे धीरे करके राज्यों के हिसाब से लागू होगा। इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट्स क्या है, वहीं इसे लेकर इसे लागू करने को लेकर क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं फटाफट से आज 16 अगस्त 2024 के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य समाचार। तो देखें आज की पहली बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर कि कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई पीड़ित के पेरेंट्स से मिली। वहीं इसी मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी हां, शायद आपको पता होगा बीते 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जुल्म की सभी हदें पार कर दी गयी। पहले उनका रेप किया गया, बाद में जान भी ले ली गयी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बदन के कई जगहों पर चोट के निशान थे, कई जगहों से खून बह रहा था। अब यही मामला पूरे देश में गर्मा गया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक सीबीआई ने इस मामले में 9 लोगों से पूछताछ की है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त से 24 घंटे के लिए देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से रविवार यानी कि 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे रहेंगे। जाहिर बात है इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है। बताया गया इस दौरान ओपीडी काम नहीं करेगी, इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरी सर्जरी नहीं होगी, केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। अपराधियों को, दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन देश भर में डॉक्टरों के हड़ताल पे जाने की वजह से आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखें एक और बड़ी खबर के बाबा रामदेव का एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान, यानी कि अंग्रेजी दवाओं को लेकर। कहा जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की जान जा रही है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान दिया है, यानी कि अंग्रेजी दवा वगैरह को लेकर। दोस्तों शायद आपको पता होगा बाबा रामदेव स्वदेशी को लेकर या आयुर्वेद को लेकर ज्यादा जाने जाते हैं। वो अंग्रेजी दवाइयों को लेकर अक्सर बोलते रहते हैं। हालांकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने अंग्रेजी दवाओं को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था जिस वजह से उनको कोर्ट से फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन अब फिर से उन्होंने एलोपैथी दवाइयों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। वहीं बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने भी पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों को जान से मारा गया। फिर बाबा रामदेव आगे कहते हैं ऐसे ही देश में अब जहरीली और सिंथेटिक दवाइयां खाकर बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। देखें अगली खबर के सऊदी क्राउन प्रिंस को सता रहा है अपनी जान जाने का डर कि कोई उन्हें मार डालेगा। जी हाँ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी जान का खतरा है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट द्वारा इस बात का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सऊदी प्रिंस इजराइल के साथ समझौता करते हैं तो उनकी जान ली जा सकती है। उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, खास करके मुस्लिमों को उनके फैसले पसंद नहीं आए हैं। बताया गया अगर वो इजराइल के साथ ऐसा समझौता करते हैं जिसमें फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं दी जाती है तो कोई उन्हें मार डालेगा। देखें एक और बड़ी खबर के शेख हसीना को अब भारत में भी चैन से नहीं रहने देगी बांग्लादेश की यूनुस सरकार। आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, शेख हसीना पीएम की कुर्सी छोड़कर और बांग्लादेश से भागकर भारत आ चुकी हैं, मगर मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ रही है। अब बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार शेख हसीना को भारत में भी चैन से नहीं रहने देगी। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की आंतरिक सरकार यानी कि अभी जो इस समय वहाँ पे सरकार बनी है सेना के अंडर में, वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण पे विचार कर सकती है, यानी कि भारत से ये मांग कर सकती है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए। बात यह है कि उनकी सरकार गिरने के बाद, उनके वहाँ से भागने के बाद शेख हसीना पर कई पुराने और नए मामलों को लेकर केस दर्ज कर दिए गए हैं। अब इन्हीं केस के मामले में उन पे कार्रवाई होनी है, केस चलाना है। इसी वजह से ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो अभी की सरकार है वो शेख हसीना को वापस भेजने के लिए कह सकती है भारत सरकार को। बांग्लादेश को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की एक
एक बड़ी वकील के साथ दुष्ट व्यवहार को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तुरीन अफरोज बांग्लादेश की एक बड़ी वकील मानी जाती हैं। वो कहती हैं जिस समय शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत गईं, तो 2 लड़के उनके घर में घुस गए, उनके बाल काट दिए, पैरों में पेंसिल चुभाई। देखें एक और बड़ी खबर के ईरान में हिजाब न पहनने पर महिला को मारी गई गोली। पुलिस ने फायर किया था। गोली लगने की वजह से महिला लकवाग्रस्त हो गई है, उसको लकवा मार गया है। महिला की 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तस्वीर लकवा मारने से पहले की है और एक बाद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 22 जुलाई को पुलिस ने हिजाब न पहनने के आरोप में महिला की कार को रोकने की कोशिश की। जब वो गाड़ी चलाकर भागने लगी तो पुलिस ने उन पे गोली चला दी। महिला की उम्र 31 साल है। वो 2 बच्चे की मां है। बताया गया गोली उनके फेफड़े में लगी थी। जान तो बच गई पर उनको लकवा मार गया है। ऐसे में अब उनके 2 बच्चे अनाथ वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग भारत में या किसी ऐसे देश में रहते हैं जो कि आजाद है, बोलने की आजादी है, चलने फिरने की आजादी है, कपड़े पहनने की आजादी है, तो वो शुक्र मनाए कि वो एक ऐसे देश में है। इसी मामले में अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्रता यानी कि आजादी कितनी कीमती है, इसके लिए बांग्लादेश को देख लें। चीफ जस्टिस आगे कहते हैं कि आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी है, इसको इतिहास से समझें। या ऐसे देश को देखें जहाँ पर बोलने पर, चलने पर, कपड़े पहनने पर, महिलाओं पर, पुरुषों पर अलग अलग नियम कानून है। तो दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं या किसी ऐसे देश में रहते हैं जो कि सच में आजाद है, केवल बोलने के लिए आजाद नहीं, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें और अपने देश पे गर्व करें। देखें एक और बड़ी खबर के चुनाव आयोग आज 4 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। इनमें जम्मू कश्मीर भी है शामिल। जी हाँ, भारतीय चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में मुख्यमंत्री के चुनाव कब से कब तक होंगे। देखें एक और बड़ी खबर कि अगर नौकरी में दिक्कत है तो कलमा पढ़ लो, धर्म बदल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने वाले रामनिवास ने जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर पर धर्म बदलवाने का आरोप लगाया है। रामनिवास कहते हैं कि काम करते हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर शाहिद तस्लीम ने मेरी शिकायत कर दी। उनका आरोप था कि मैं काम नहीं करता हूँ। रामनिवास आगे कहते हैं कि मैं अपनी परेशानी लेकर रजिस्ट्रार डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी के पास गया तो उन्होंने मेरी बात सुनी। मेरी बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि ईमान ले आओ, यानी कि धर्म बदल कर मुसलमान हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नाजिम हुसैन ने ये भी कहा कि तेरे बच्चों का भी करियर बना दूंगा, क्या तू पाखंड में घुसा हुआ है, यानी कि सनातन धर्म में। अब इसी मामले को लेकर रामनिवास ने 3 लोगों पे FIR दर्ज कराई है और इसमें सबसे टॉप पे नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर का। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उस खबर के बारे में जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था और उसकी थोड़ी सी जानकारी दी थी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो पूरी बात यह है कि बीते रोज 15 अगस्त के मौके पर PM मोदी ने लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब भी ये शब्द कहीं पे बोला जाता था तो कुछ लोगों को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब PM मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूनिफॉर्म को हटाकर सेकुलर सिविल कोड शब्द का इस्तेमाल किया। अब जाहिर बात है, ऐसे में कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी मामले में सेकुलर होने को लेकर उसका ऐतराज करे। बताया जा रहा है कि PM मोदी ने विपक्षी पार्टियों को देखते हुए ऐसा किया है ताकि विपक्षी पार्टी सिविल कोड के मामले में कोई सवाल न उठा पाए, क्योंकि अब इसको सेकुलर सिविल कोड बोला गया है। और सेकुलर का आसान सा मतलब यही होता है कि हर जन के लिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है, हर तरह का कानून एक जैसा होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी बारे में PM मोदी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार चर्चा कर चुका है। PM मोदी आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर, यानी कि जो शादी का मामला है, तलाक का मामला है, माँ बाप की जो संपत्ति का मामला है, बच्चे गोद लेने का मामला है, इन सभी विषय पर व्यापक चर्चा हो, खूब अच्छे से सोचा समझा जाए, क्योंकि अभी इस समय इन सभी मामलों को लेकर खास करके महिलाएं बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होती हैं। PM मोदी आगे कहते हैं कि हर कोई इस मामले में अपने विचार लेकर आए। वो आगे कहते हैं कि जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांट दे, समाज में ऊंच नीच का कारण बन जाए, ऐसे कानून का समाज में कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए मैं तो कहूँगा और समाज की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। PM मोदी ने कहा कि हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, तभी हम धर्म के आधार पे भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। बाकी रही ये बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक कितना काम हुआ है, तो आपको बता दें, गोवा में तो काफी सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी इसे कई मामलों में लागू किया गया। ऐसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी ये राज्यों के हिसाब से लागू हो सकता है, क्योंकि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जैसी स्थिति दिख रही है तो इसे पूरे देश में एक साथ तो लागू नहीं किया जाएगा, तो फिलहाल ये राज्यों के हिसाब से ही लागू होगा। वहीं इस मामले में PM मोदी ने अभी इस समय केवल व्यापक चर्चा की बात कही है कि इस मामले पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए और इसका हल निकाला जाना चाहिए। इस मामले में परेशानी की बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोग समेत कुछ और भी इक्का दुक्का लोग हैं जिनको इस बात से परेशानी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो चाहे शादी का मामला है, तलाक का मामला है, बच्चे गोद लेने का मामला है या माँ बाप की संपत्ति के बंटवारे का मामला है भाई बहन में, इसकी वजह से उनके धर्म पे असर पड़ेगा, क्योंकि इन मामलों को लेकर धर्मों में कुछ अलग ही कानून बने हुए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करने को लेकर फिलहाल
फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी एक ये है कि देश का एक बड़ा समाज इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी दोस्तों, आइए आपको अब झटपट से पीएम मोदी की उन बड़ी बातों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने बीते रोज 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से कही। एक बात पीएम मोदी ने कही परिवारवाद को लेकर। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में नया खून आना जरूरी है। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। यानी कि पीएम मोदी ये चाहते हैं कि राजनीति में नए नए लोग आए। ऐसे ही पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ आए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन का आसान सा ये मतलब है कि विधानसभा चुनाव यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव एक ही साथ पूरे देश में होंगे। वहीं पीएम मोदी ने बांग्लादेश की हिंसा पे बात की। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, उन पे जो हमले हो रहे हैं, उनके घरों पे मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं, इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं या इसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा पीएम मोदी ने कोलकाता वाला जो मामला चल रहा है ट्रेनी डॉक्टर को लेकर, जिनकी अभी हाल ही में जान ले ली गई दुष्कर्म करने के बाद, इस मामले में पीएम मोदी ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने कहा अगले 5 सालों में मेडिकल सीटें 75,000 बढ़ जाएंगी। ऐसी प्रणाली बनेगी, ऐसा सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए युवाओं को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक और बड़ा ऐलान किया गया बीते रोज 15 अगस्त के मौके पर। हालांकि इसी बीच बीते रोज 15 अगस्त को एक दुखी करने वाली भी तस्वीर सामने आई। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट दी गई। विवाद बढ़ने पे सरकार ने सफाई दी कि आगे की सीटें ओलंपिक विजेताओं के लिए रिजर्व थी। हालांकि दोस्तों, मेरे हिसाब से सत्ता वाली पार्टी के बाद जो पार्टी अभी इस समय सबसे बड़ी है, और राहुल गांधी एक सांसद हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, जिसका ये काम ही होता है कि सरकार की जो गलतियां हैं उस पर सवाल उठाए। ऐसे में राहुल गांधी को बिल्कुल पीछे की सीट देना ये बहुत ही गलत बात है। भले ही सफाई दे दी गई हो, लेकिन सत्ता वाली पार्टी के बाद जो पार्टी अभी इस समय देश में सबसे बड़ी है, उसके मेन बंदे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखें एक और बड़ी खबर कि इसरो की EOS-8 सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी आज। इस सैटेलाइट को सबसे छोटे रॉकेट से भेजा जाएगा। ये मिशन लगभग 1 साल का है। इस सैटेलाइट के जरिए भारत को आपदा का अलर्ट मिल सकेगा, जैसे कि बाढ़, सुनामी वगैरह का। तो आज 16 अगस्त को इसरो द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसरो की ओर से एक और खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की हो रही है ट्रेनिंग। इसरो ने अभी हाल ही में इसका वीडियो शेयर किया। शायद आपको पता होगा, आने वाले दिनों में स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत चौथा देश होगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उसी का वीडियो अभी हाल ही में सामने आया है। तो अगर आने वाले दिनों में ये मिशन कामयाब हो जाता है तो अपना भारत और किसी मामले में चौथे नंबर पे हो या ना हो, लेकिन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मामले में चौथे नंबर पर आ जाएगा, और ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखें एक और बड़ी खबर के दिल्ली में मनीष सिसोदिया का पैदल मार्च आज से हो गया है शुरू। आम आदमी पार्टी बोली कि जनता को भाजपा के प्रोपेगेंडा के बारे में बताएंगे घर घर जाकर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से दिल्ली के कई जगहों पर पैदल मार्च करेंगे। उनका ये कहना है कि शराब नीति केस में उनको फंसाया गया है, केजरीवाल को फंसाया गया है। अब इसी के बारे में भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में दिल्ली के लोगों को बताएंगे जा जाकर। इसी मामले में पैदल मार्च आज से शुरू हो गया है। देखें एक और बड़ी खबर के गाजा में फिलिस्तीनियों की जान जाने का आंकड़ा 40,000 पहुंचा। 18 लाख लोग हैं बेघर। इजराइल हमास के बीच बीते 11 महीने से जंग है जारी। जी हाँ, इजराइल हमास जंग को लेकर ये ताजा अपडेट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस जंग में फिलिस्तीनियों की जान जाने का आंकड़ा 40,000 पहुंच गया है। इसके बावजूद भी इजराइल या हमास, जिसके लोगों की जान जा रही है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके पास जो कुछ बंदी हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही फिलिस्तीनियों की 40,000 लोगों की जान चली गई, तो केवल जिद की वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। देखें अगली खबर के ईरान के खामेनेई बोले इजराइल पे नरमी बरती तो खुदा का कहर होगा। वो आगे कहता है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, दुश्मन से मुकाबले के लिए हैं तैयार। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमास के चीफ इस्माइल हानिये की जान चली गई थी ईरान में। ईरान ने कहा कि इजराइल ने करवाया है, इस वजह से अब वो हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर ईरान हमला करेगा इजराइल पर तो ध्यान रखे कि हम इजराइल के साथ हैं। अब इसी मामले में उन्होंने यानी कि ईरान के खामेनेई ने कहा है कि इजराइल के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। देखिए अगली खबर, ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर हुई लॉन्च। ओला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की। इसकी शुरुआती कीमत है 74,999 रुपए। बताया गया इसका टॉप वेरिएंट फुल चार्ज होने के बाद 589 किलोमीटर चलेगा। यानी कि अगर आप एक बार दावे के मुताबिक इस बाइक को चार्ज कर लेते हैं तो 589 किलोमीटर तक आपको इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए आपको ओला इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर आप इस बाइक की तस्वीरें वगैरह देख पाएंगे, वीडियोस देख पाएंगे और सभी वेरिएंट के प्राइस देख पाएंगे, फीचर्स वगैरह देख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।